नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी लहर में। और जैसा कि हमने एनसीईआरटी क्लास 6 की शुरू की हुई थी और आज हम उसका नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, पंचायती राज चैप्टर। ठीक है, ये इसमें ग्राम सभा, जिसमें कि उस गांव की जो भी कहानी है वो सारी उससे जुड़ी हुई है, और वहाँ पर सरपंच, वार्ड पंच, ये सारी चीज़ों की जानकारी आज हम इस चैप्टर में करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे कि पंचायती राज, स्थानीय सरकार और प्रशासन। ठीक है, यहाँ पर हरदास गांव की एक कहानी है। जब चैप्टर आप एनसीईआरटी की बुक में ओपन करेंगे तो वहाँ पर स्टार्ट होते ही वहाँ पर कुछ समस्याएं होती हैं जो सभी लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर आज का दिन बड़ा खास है। पंचायत के चुनावों के बाद आज पहली बार हरदास गाँव की ग्राम सभा की बैठक हो रही है। लोग यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि उनके नए प्रतिनिधियों ने उनके लिए क्या योजना बनाई है। ठीक है, तो शुरुआत गांव की सड़क की मरम्मत के खर्चे से होती है, लेकिन असली मुद्दे अभी आने वाले हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको सारी जानकारी मिलेगी। तो बच्चों, इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि ग्राम सभा क्या होती है। ठीक है ना, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि पंचायत के चुनावों के बाद आज पहली बार हरदास गाँव की ग्राम सभा, हरदास गाँव है जहाँ पर ग्राम सभा, तो ग्राम सभा बेसिकली होती क्या है? ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले जो वहाँ के वयस्क नागरिक होते हैं उन सभी की सभा होती है। इसके भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। हाँ, देखिए, जैसे कि ग्राम सभा की नींव आम नागरिक की आवाज़। तो इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है? देखिए, फर्स्ट है, एक तो आपकी जो उम्र है वो 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। ठीक है ना। दूसरा, वोट देने का अधिकार प्राप्त हो। तीसरा है, गांव की मतदाता सूची में आपका नाम हो। आप जिस भी गांव से बिलोंग कर रहे हैं वहाँ की वोटर लिस्ट में आपका नाम होना अनिवार्य है। ठीक है बच्चों। तो इज इक्वल टू वह व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य होता है। सेम वही कि ये सारी चीज़ें जिनके पास हैं तो वही ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, यह सिर्फ चुने हुए नेता नहीं बल्कि गाँव के सभी वयस्कों की सभा होती है। ठीक है, तो देखिए, ग्राम पंचायत का जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है, वो कुछ ऐसे बनता है। जैसे यहाँ पर हो गई ग्राम पंचायत जो कि 5 साल के लिए होती है। ठीक है, और वार्ड पंच, प्रत्येक वार्ड छोटे क्षेत्र का अपना प्रतिनिधि होता है। वो हर एक क्षेत्र का एक प्रतिनिधि होता है जो वार्ड पंच होते हैं। जो सरपंच होता है वो पूरी पंचायत का मुखिया होता है जिसे पंचायत क्षेत्र के लोग चुनते हैं। ठीक है ना, जो ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं जिसको गांव वाले चुनते हैं वही सरपंच बनते हैं। अभी यहाँ पर एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करते हैं वो हैं सचिव, सेक्रेटरी। ठीक है बच्चों, तो जो इनका चुनाव होता है ये गांव के लोगों द्वारा नहीं बल्कि इनको सरकार द्वारा नियुक्ति होती है। ठीक है, इनका जो काम होता है वो होता है बैठक बुलाना और निर्णयों का रिकॉर्ड रखना। जो भी वहाँ पर सारी चीज़ें, सारी जानकारी का जो रिकॉर्ड होता है वो सारी चीज़ें रखते हैं, क्या वहाँ पर काम किए गए, ये सारी चीज़ें। और जब जब कोई ऐसा निर्णय लेना होता है तो वहाँ पर वो बैठक बुलाने का काम भी सचिव द्वारा किया जाता है। ठीक है बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जैसा कि हरदास गाँव का जिक्र मैंने पहले भी किया था, तो यहाँ पर जो समस्या है वो है गहराता जल संकट। यहाँ का जो जल स्तर है वो दिन ब दिन नीचे जाता जा रहा है, जिसकी वजह से पानी की समस्या प्रतिदिन बढ़ रही है। तो देखिए, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हाईलाइट हो रखे हैं। मैंने मेन चीज़ों की पीपीटी बना के आपको मैं मेन बता रही हूँ, बाकी विस्तार से आप लोग बुक द्वारा पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर हैंड पंपों का जो पानी है वो ज़मीन के बहुत नीचे चला गया है। ठीक है, और औरतों को 3 किलोमीटर दूर सुरु नदी से पानी लेने जाना पड़ता है। ठीक है, तिजिया है, एक वोमेन है जो कि उस गांव की निवासी है। इतने से तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि हर साल पानी का स्तर नीचे ही गिरता जा रहा है। जो तिजिया, यहाँ पर ये तिजिया नाम की औरत का जिक्र हो रहा है, ये गांव की निवासी है और ये इस चीज़ से ये विचार विमर्श कर रही है और अपने ग्रुप में बात कर रही है और सोच रही है, कह रही है कि ये दिन प्रतिदिन जिस प्रकार जल स्तर नीचे होता जा रहा है तो इस तरह तो समस्या बढ़ती जा रही है, हमें इसके लिए कुछ पक्की व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, समस्या एक, समाधान अनेक, सभा में चर्चा। जैसा कि ग्राम सभा में अभी हमने जिक्र किया था, वहाँ पर ये सारी चीज़ों की चर्चाएं होती हैं कि कौन सी समस्या कितनी गंभीर है और किस समस्या का हमें समाधान सबसे पहले करना चाहिए। तो यहाँ पर जो सबसे मेन प्रॉब्लम आ रही है वो है जल संकट की। ठीक है, तो तत्कालीन उपाय अगर वो होता है शॉर्ट टर्म के लिए, तो पाइप से सुरु नदी का पानी लाना जो कि बहुत महंगा पड़ रहा था, और हैंडपम्प गहरे करना और कुएँ साफ करना, ये थोड़ा अस्थायी रूप से था। बट देखते हैं स्थायी समाधान क्या था। स्थायी में अनवर नाम के एक गांव के व्यक्ति का सुझाव था जो कि लॉन्ग टर्म के लिए था।
उन्होंने बोला कि जल संवर्धन जो वाटरशेड होता है वो कार्यक्रम करते हैं, जैसे पेड़ लगाना, छोटे बांध जो चेक डैम होते हैं और टंकियां बनाना पानी की। तो ये सारी चीज़ें अगर करेंगे तो हमें जो है पानी वो लंबे समय के लिए हम उसको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये इनका सुझाव था अनवर जी का। लेकिन देखिए अगला कदम पंचायत खंड विकास अधिकारी जो थे BDO से योजना पर बात करेगी। जो इसका नेक्स्ट ये था कि जो नेक्स्ट स्टेप हम लेंगे, तो उन्होंने कहा पंचायत में ये डिसाइड हुआ कि वो आगे विकास खंड अधिकारी से बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए जो उसमें दूसरी चुनौती थी कि गरीबी रेखा BPL सूची में धांधली से मतलब आप समझ रहे होंगे कि गड़बड़ करना चीज़ों को, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो गरीबी रेखा BPL, तो ये बेसिकली ये होता है जो गरीबी रेखा के कार्ड बनते हैं, कुछ राशन कार्ड या कुछ हर एक तबके के लोगों के लिए अलग अलग सुविधाएं होती हैं जो गवर्नमेंट द्वारा दी जाती हैं। बट इसमें यहाँ पर देखिए जब आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर होता क्या है कि एक बेसिकली एक फैमिली होती है जो उस गरीबी रेखा में तो आ रहे हैं बट उनको उस चीज़ का बेनिफिट नहीं मिलता। लेकिन जो दूसरी एक होती है फैमिली, वो प्रॉपर वो ठीक है, मतलब उस गरीबी रेखा में नहीं आ रहे बट फिर भी वो गरीबी रेखा का बेनिफिट ले रहे हैं। तो जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो वो धांधली कहलाती हैं। ठीक है ना, तो इसमें देखिए कुछ मेन चीज़ें हैं, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कि नटवर और बिरजू। तो हाल ही में रंगीन टीवी और मोटरसाइकिल ली है अमीर चंद जो कि जमींदार के दोस्त हैं, फिर भी नाम सूची में है। ये सारी चीज़ें आपको चैप्टर में मिलेंगी जब आप पढ़ेंगे डिटेल में। और ओम प्रकाश, भूमिहीन मजदूर, मुश्किल से गुजारा होता है पर नाम सूची से गायब है। वही जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 फैमिलीज होती हैं, तो एक तो ओम प्रकाश होते हैं जो सच में मजदूर होते हैं, जो गरीबी रेखा में उनका नाम होना चाहिए बट उनको वो बेनिफिट नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर ये जो होते हैं अमीर चंद के दोस्त होते हैं नटवर और बिरजू, और इनका उस सूची में नाम होता है। अब देखिए यहाँ पर अब अमीर चंद को कौन कुछ बोल सकता है सभा में, खुसर पुसर मतलब वहाँ पर तो अपने अपने स्तर से लोग बातें करने लगते हैं कानाफूसी टाइप कि, क्योंकि वो उनको ये हो जाता है कि वो जो जमींदार के दोस्त हैं अमीर चंद, तो इसलिए शायद उनको ये बेनिफिट मिल रहा है। तो ऐसे करके चीज़ें होती हैं। और फिर इसमें आगे ये भी बातचीत होती है कि ठीक है अगर ऐसा कुछ है तो हम ये जो ओम प्रकाश जी हैं जो सच में उसके लिए गरीबी रेखा में उनका नाम होना चाहिए, उस चीज़ के वो हकदार हैं, तो इसके लिए वो बोलते हैं कि हम उनका नाम ऐड कर देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ग्राम सभा की ताकत, देखिए पारदर्शिता और निगरानी। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी और निगरानी, देख रेख। ठीक है, ध्यान देने वाली चीज़ें। तो यहाँ पर देखिए एक मेन पॉइंट है कि नागरिकों ने आवाज़ उठाई, सरोज और अन्य लोगों का समर्थन। यहाँ पर एक सरोज नाम के होते हैं, वहाँ पर वो और बाकी लोग मिलकर इस चीज़ का समर्थन करते हैं जब सारे लोग उस चीज़ के लिए आवाज़ उठाते हैं ओम प्रकाश के लिए। ठीक है, तो सरपंच ने जांच का आदेश दिया, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बाद में वो बोलते हैं कि उनका नाम सूची में जोड़ा जाएगा, तो हालांकि वैसा ही होता है। देखिए ओम प्रकाश का नाम सूची में जोड़ा गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए थोड़ा ग्राम सभा के बारे में कुछ लिखा हुआ है, हम पढ़ लेते हैं कि ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है और पैसों के दुरुपयोग पर नज़र रखती है। यह चुने हुए प्रतिनिधियों को जवाबदेह बनाती है। ये बच्चों ये सारी लाइनें 2-3 लाइनें लिखी हुई हैं इसमें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान से पढ़िएगा। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि ग्राम सभा के क्या कार्य होते हैं या वो क्या कर सकते हैं, आपको उल्टे डायरेक्शन में भी पूछ सकते हैं, रीजन अजर्सन में भी ये चीज़ें आ जाती हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है कौन, ग्राम सभा। ठीक है, और पैसे का दुरुपयोग करने पर उसकी नज़र भी रख सकती है और प्रतिनिधियों के लिए उसकी जवाबदेही भी बनती है, जिसके कारण वो सवाल जवाब भी कर सकते हैं। ये सारे कार्य किसके होते हैं, ग्राम सभा के। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत के मुख्य कार्य। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट है यहाँ पर बुनियादी ढांचा। ठीक है, सड़कों, नालियों, स्कूलों, पानी के स्रोतों और सार्वजनिक भवनों का निर्माण और रखरखाव। ठीक है, एक तो ये हो गया। सेकंड आता है कर व्यवस्था, स्थानीय कर, टैक्स लगाना और इकट्ठा करना जैसे घरों और बाजारों पर। ठीक है, थर्ड है रोजगार, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना जिससे उनका कामकाज चलेगा थोड़ा बहुत, तो उनकी अपनी जीवन यापन में समस्या नहीं होगी। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। पंचायत के पास पैसा कहाँ से आता है। ठीक है, तो एक तो यहाँ पर देखिए घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर, और दूसरा इधर है समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान। ठीक है, जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आने वाली सरकारी योजनाओं की राशि, ये सारी चीज़ें ये कहाँ, पंचायत कोष में आती हैं। ठीक है, तभी जो है जब कोई गांव के लिए कोई काम करना होता है फिर यहीं पंचायत कोष से ये जमा राशि निकाली जाती है और उन कामों को पूरा किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
देखिए इसका आप डिफरेंस समझिए कि ग्राम सभा बनाम ग्राम पंचायत। तो देखिए यहाँ पर एक ब्रैकेट में ग्राम सभा और एक ब्रैकेट में ग्राम पंचायत है। अगर हम सदस्य की बात करें, फर्स्ट में सदस्य, दूसरे में भूमिका और तीसरे में अवधि, ठीक है। तो यहाँ पर सदस्यों की अगर हम बात करते हैं तो गांव के सभी 18+ वयस्क मतदाता ग्राम सभा, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। और अगर ग्राम पंचायत की बात करें तो इसमें वार्ड पंच होते हैं, जो हर एक, मैंने बताया था आपको कि हर एक गांव के पंच से वो प्रतिनिधि होते हैं, चुने हुए सरपंच के प्रतिनिधि, ठीक है। एक तो ये हो गए ग्राम पंचायत में। अब अगर भूमिका की बात करें, ठीक है, तो जो इनका कार्य होता है तो ग्राम सभा में निगरानी रखना, निर्णय लेना, जवाबदेही होना, वही सारी चीज़ें जो हमने अभी पीछे पढ़ी हैं, ठीक है। और ग्राम पंचायत की भूमिका क्या होती है? योजनाएं बनाना, विकास कार्य लागू करना और रोज़मर्रा का काम देखना। अब अगर इनके हम अवधि की बात करें, टाइम पीरियड की बात करें, तो जो ग्राम सभा का टाइम पीरियड होता है वो एक स्थायी निकाय है, ठीक है। वो एक स्थायी निकाय है, वो मतलब चाहे, क्योंकि जो ग्राम पंचायत होती है वो तो 5 साल के लिए चुनी जाती है, लेकिन ये एक स्थायी निकाय है, क्योंकि कोई भी पंचायत होगी, कोई भी नेक्स्ट 5 ईयर बाद जो भी आएगा, बट इनका कार्य तो इसी प्रकार चलता रहेगा। समस्याएं आएंगी, उसमें निर्णय लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो सेम वही कि ग्राम पंचायत में 5 साल के लिए चुनी जाती है और ये एक स्थायी निकाय है ग्राम सभा, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कागज़ के नियम और ज़मीनी हकीकत। यहाँ पर एक इंडियन एक्सप्रेस के बारे में हाईलाइट की गई है चीज़ें, ये आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इंडियन एक्सप्रेस में 1 मई 2004 में, ठीक है, निमोन गांव की घटना है। वहाँ पर होता क्या है बच्चों, देखिए, पानी के टैंकर से टंकी भरने पर दलित जाति के भगवान को उच्च जाति के लोगों ने बुरी तरह पीटा, ठीक है। उनका मानना था कि टैंकर के पानी पर दलितों का अधिकार नहीं है। तो और यहाँ पर फिर नीचे देखिए ब्रैकेट में एक चीज़ हाईलाइट हो रही है कि पंचायत व्यवस्था सिर्फ ढांचा देती है। जो पंचायत की व्यवस्था जो करती है वो आपको एक तरह का स्ट्रक्चर तो तैयार करके दे देती है, लेकिन जो सच्ची समानता तब आती है जब समाज भेदभाव मिटाकर हर नागरिक को उसका अधिकार दे, ठीक है। कि मतलब यहाँ पर तो पंचायत ने एक आपको ढांचा दे दिया कि ये सारी चीज़ें कर दी, पानी की कोई दिक्कत थी वहाँ पर पानी, लेकिन जब समाज उस चीज़ में सही तरीके से पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो वो चीज़ें सभी को इक्वल रूप से नहीं मिल पाएंगी। तो यहाँ पर देखिए ये भेदभाव और जातिवाद की यहाँ पर बात कही गई है इस स्टेटमेंट के ज़रिए कि उसको बुरी तरह पीटा, क्यों? क्योंकि वो दलित थे, ठीक है। और उनका मानना ये था कि ये तो उच्च वर्ग लोगों के लिए आया है और इस पर दलितों का अधिकार नहीं है, ठीक है, जो कि गलत बात है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए लोकतंत्र की जड़ें, ठीक है, आपकी भागीदारी। लोकतंत्र हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, पिछली क्लास में, कि लोकतंत्र होता क्या है। तो उसमें जनता का मेन रोल होता है, आप लोगों को याद होगा, जनता के लिए, जनता द्वारा, ये सारी चीज़ें होती हैं उसमें। तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं। देखिए पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में सीधे भाग लेते हैं। जो पंचायती राज व्यवस्था होती है यहाँ पर जो लोगों की भागीदारी होती है वो डायरेक्ट होती है, ठीक है ना। और यहाँ पर इधर देखिए असली ताकत कागजों में नहीं, आपकी जागरूकता में है। पंचायत कानून इसीलिए है ताकि हर नागरिक को अपनी आवाज़ उठाने का पूरा मौका मिले। मतलब असली ताकत कागजों में नहीं है कि ठीक है आप पढ़ लिख गए हो, कई लोग होते हैं पढ़े लिखे भी, जैसे कहावत है ना, पढ़े लिखे बेवकूफ़ होना। तो कई लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी चीज़ों को सही तरीके से नहीं समझते, समाज में उस प्रकार का व्यवहार नहीं करके दिखाते हैं कि लगे कि हाँ इन्होंने मतलब शिक्षा ग्रहण की है। तो हमें जागरूक होना भी ज़रूरी है। हर चीज़ हमें हर चीज़ के लिए अवेयर होना चाहिए, हर चीज़ हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तभी क्या होता है, देखिए गांव का विकास भी होगा। और ये ग्राम सभा के नागरिक, ये क्या है, यहाँ पर देखिए एक पेड़ के माध्यम से एग्जाम्पल दिया गया है कि देखिए ग्राम सभा नागरिक यहाँ से जड़ है, इधर से देखिए पंचायत व्यवस्था यहाँ से ऊपर से आ रही है। और जब ये दोनों चीज़ें मजबूती से आई और ग्राम का विकास किस प्रकार हुआ, इस प्रकार हुआ। तो ये आपको एक डायग्राम के थ्रू यहाँ पर दिखाया गया कि जब सभी लोग मिलकर कार्य करते हैं तो वो कार्य सही मायने में संपन्न होता है। तो बच्चों आज के चैप्टर में बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं, ग्राम सभा के बारे में था, पंचायती राज के बारे में था, और आज का हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। और हम नेक्स्ट चैप्टर भी अभी साथ के साथ ही कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट चैप्टर है हमारा गांव का प्रशासन, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रशासन की आवश्यकता। अब यहाँ पर देखिए कुछ ज़रूरी पॉइंट्स हैं जिनको आप ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो देखिए भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं, ठीक है। भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं।
उनकी मूलभूत ज़रूरतों को पूरा करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये यहाँ पर हाईलाइट हो रखी हैं, इनको आप ध्यान दीजिएगा। पहला है पानी और बिजली की व्यवस्था, दूसरा है सड़कों का निर्माण और रखरखाव, जमीन के दस्तावेजों का प्रबंधन, आपसी विवादों का निपटारा। पानी और बिजली की व्यवस्था तो आप समझ ही रहे हैं, सड़कों का निर्माण और रखरखाव, जो भी वहाँ पर आवागमन के लिए ताकि सुविधाएं बनी रहें, लोगों को आने जाने में परेशानियां ना हो एक स्थान से दूसरे स्थान पर। और तीसरा है ज़मीनों के दस्तावेजों का प्रबंधन, जो गाँव के जिन जिन लोगों के पास ज़मीन है उनके रखरखाव का प्रबंधन होता है, ठीक है। और लास्ट है आपसी विवादों का निपटारा, जो भी वहाँ के विवाद होते हैं किसी भी चीज़ से जुड़े हों, ठीक है, उसके लिए निपटारा करने की व्यवस्था होती है। अब यहाँ पर देखिए, जब आप चैप्टर पढ़ेंगे बुक में तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईलाइट हो रही है एक स्टोरी कि मोहन और रघु का झगड़ा हो जाता है, जिसमें कि जो विवाद का कारण होता है वो रघु ने मोहन के खेत की मेड़ के आगे बढ़ाकर उसकी ज़मीन को हड़पने की कोशिश की। जो रघु होते हैं वो मोहन के खेत में क्या करते हैं, थोड़ा सा अपनी मेड़ को बढ़ा देते हैं। जो मेड़ एक तरह से हद होती है बच्चों की, ये एक तरह का निशान होता है, गाँव की लैंग्वेज में उसे मेड़ बोलते हैं। तो आपकी जो हद है आप वहीं तक रह सकते हैं, अगर आपने उस बढ़ा ली और अगले को पता लग गया तो वो एक लड़ाई की वजह बन सकती है। तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ हुआ है कि रघु ने क्या किया है, अपनी मेड़ को और आगे बढ़ा दिया है और मोहन के खेत को थोड़ा उसमें से मतलब दब गया मोहन का खेत, तो जिस कारण वहाँ पर वो झगड़ा होता है। अब यहाँ पर जो चुनौतियाँ आ रही हैं, प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, तो देखिए जो रघु के ताऊ गाँव के सरपंच थे, ठीक है, और पुलिस थाने जाने में डर है उसको मोहन को, ठीक है, क्योंकि वो रघु के जो ताऊ थे वो गांव के सरपंच थे। और पड़ोसियों की मदद से मोहन ने शिकायत दर्ज की, शिकायत तो दर्ज कर दी और यहाँ पर फिर बाद में होता भी है, वो शिकायत दर्ज करने जाता है, कई लोगों को साथ में लेके जाता है। जब आप बुक में पढ़ेंगे तो वो स्टोरी प्रॉपर होती है, तो वहाँ पर वो उसकी शिकायत भी हो जाती है, दर्ज हो जाती है, फिर वहाँ पर एक्शन लिया जाता है। और यहाँ पर देखिए एक मेन इंपॉर्टेंट हाईलाइट किया जा रहा है पॉइंट, पुलिस थाने की भूमिका, कि गांव समाज में जो ग्राम सभा जो भी गांव होता है वहाँ पर पुलिस थाने की क्या भूमिका होती है। हर एक उधर जैसे बड़ा गांव का जो प्रशासन है, बड़े गांव होते हैं वहाँ पर पुलिस थाना भी होता है उस क्षेत्र का, उस एरिया का जो वहाँ पर लगता है। तो बेसिकली चैप्टर में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई भी कंप्लेन करनी है, कोई भी FIR दर्ज करानी है, किसी की भी रिपोर्ट करनी है, तो आप सबसे पहले अपने वही उसी नज़दीकी थाने में जाएंगे। ऐसा नहीं है कि समस्या कहीं और की है और आप रिपोर्ट कहीं और दर्ज करा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए हर पुलिस थाने का एक निश्चित कार्य क्षेत्र होता है, जैसा कि मैंने बताया। जिम्मेदारियां देखिए क्या है, अपराध हो जैसे चोरी, मारपीट, दुर्घटना आदि, इन सब की रपट लिखना, वही FIR दर्ज करना, ठीक है। कार्यवाही किस तरीके से होती है, जैसे पूछताछ करना, इंक्वायरी करते हैं, फिर उसकी जांच पड़ताल करते हैं, फिर उसमें सबूत इकट्ठे किए जाते हैं, फिर चीज़ें धीरे 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 आगे बढ़ती हैं कानूनी तौर पर, ठीक है। और अधिकार की अगर हम बात करें तो थाना प्रभारी, थानेदार पूरे क्षेत्र के लिए जिम्मेदार होता है। जो वहाँ के जो भी थाना इंचार्ज होते हैं वो उस चीज़ के लिए जिम्मेदार होते हैं, तो इसलिए उनको उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। कोई उनके पास कंप्लेन लेके आता है तो वो उस चीज़ को किस तरीके से ले रहे हैं, कि अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभा रहे हैं। और एक यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है पटवारी। तो देखिए पटवारी का कार्य क्या होता है, तो पटवारी का कार्य पहला है देखिए जमीन मापना, ठीक है, अभिलेख रखना, कर वसूली और सूचना। अब ज़मीन मापना तो आप समझ ही गए हैं कि जरीब, लोहे की जंजीर का उपयोग करना। जब खेत और ज़मीन नापे जाते हैं तो वो एक दूसरे तरीके से उसकी नाप होती है, उसको जरीब बोलते हैं, जो लोहे की जंजीर से बना होता है, ठीक है। अभिलेख रखना, खसरा रजिस्टर में ज़मीन का विवरण दर्ज करना। खसरा खतौनी होती है, वो चीज़ें पटवारी के पास होती हैं, उनके पास सारा विवरण होता है कि कौन सी ज़मीन किसके पास कितने बीघे संपत्ति है, कौन उसमें क्या फसल बो रहा है, किसके नाम की है, कितने एकड़ है, वो सारा उनके पास ब्यौरा होता है, ठीक है। अब कर वसूली, किसानों से भूमि कर रेवेन्यू इकट्ठा करना, ठीक है। सूचना, फसल का विवरण और सरकारी रिकॉर्ड अपडेट रखना। जैसे भी कि गवर्नमेंट ने कई तरह की सुविधाएं दी हैं कि अगर सूखा हो जाता है या बारिश ज़्यादा हो जाती है तो फसलों का भी कई लोग बीमा कराते हैं, तो अगर नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया तो गवर्नमेंट की तरफ से उनको सुविधाएं कुछ दी जाती हैं, कुछ पैसे दिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये जो विवरण होता है ना, कौन सी फसल बोई गई, क्या उसमें बारिश या प्राकृतिक आपदा की वजह से क्या नुकसान हुआ, तो ये सारे विवरण उनके पास होते हैं, पटवारी के पास। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको एक बात बता देती हूँ, ध्यान रखिएगा कि ये जो पटवारी होते हैं इनको कई नामों से बुलाया जाता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। पटवारी को कई जगह क्या है कि देखिए वो बोलते हैं लेखपाल, ठीक है, एक तो लेखपाल बोलते हैं, कई लोग बोल देते हैं कि कर्मचारी, ठीक है, ग्रामीण अधिकारी, कानूनगो भी कहते हैं। तो इनको 3-4 नामों से बुलाया जाता है। तो अगर एग्ज़ाम में ऐसा कुछ बदल के नाम आए तो आप लोग कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने इसलिए बता दिया ताकि आप लोग को पता रहे। पटवारी को लेखपाल, कानूनगो, अधिकारी, ठीक है, कर्मचारी, ग्रामीण अधिकारी, इन सब नामों से जाना जाता है।
तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं बच्चों, इसलिए मैं थोड़ा करवाए दे रही हूँ, क्योंकि अभी आगे हमने बहुत सारा करना है, तो आज हम इसको देखते हैं, कंप्लीट ही कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कुछ विवरण दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए कि खसरा यानी ज़मीन का रिकॉर्ड, वही जो मैंने आपको बताया कि खसरा खतौनी होती क्या है, बेसिकली वो ज़मीन का रिकॉर्ड ही है। तो वो रिकॉर्ड किस तरीके से लिखा जाता है वो पटवारी के द्वारा, उनके पास प्रॉपर नंबर होता है कि किस नंबर का कहाँ पे है, उसका मालिक कौन है, वो क्षेत्र हेक्टेयर कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, और उसमें फसल कौन सी बोई जा रही है, वही सारी बातें जो हमने अभी पढ़ी हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर प्रशासनिक ढांचा कुछ इस प्रकार है, जिसमें देखिए फर्स्ट नंबर पे आपको जिलाधिकारी जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं वो देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट में आते हैं तहसीलदार, ठीक है, और फिर आते हैं पटवारी। ठीक है, ये 3 लेवल में डायग्राम दिखाया गया है, जिलाधिकारी, तहसीलदार और पटवारी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इस चैप्टर में जो एक सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि 2005 में सरकार ने एक हिंदू अधिनियम धारा को लागू किया था। बेसिकली इसमें बेटों को बेटियों के बराबर अधिकार और माँ को ज़मीन में बराबर हिस्सा मिलने का अधिकार प्राप्त हुआ था। ठीक है, और ये जो हिंदू अधिनियम धारा थी ये हर एक राज्य में और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। ठीक है, बेसिकली ये पूरे देश में है। तो यहाँ पर जो सरकार का उद्देश्य था वो क्या था कि महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता मिले और सम्मान प्रदान हो। ठीक है ना, तो ये एक बहुत ज़रूरी बात है जो आप ध्यान रखिएगा, हिंदू अधिनियम धारा 2005 में लागू की गई थी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ सार्वजनिक सेवाएं की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अस्पताल, उचित दर की दुकान जो राशन पानी की है, और सरकारी बैंक या कृषक समितियाँ कह सकते हैं। ठीक है, सरकारी स्कूल और आंगनबाड़ी, ये सारी सार्वजनिक सेवाएं हैं जो गवर्नमेंट द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। ठीक है, अब देखिए सेवाओं का सर्वेक्षण, इसमें सर्वेक्षण भी देखिए किस प्रकार सेवाओं का सर्वेक्षण, सुधार के सुझाव, यहाँ पर समय समय पर सर्वेक्षण भी होता रहता है। ठीक है, कि क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या उन चीज़ों का सही रूप में फ़ायदा हो भी रहा है या नहीं, या कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। तो इसमें देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं कि दुकानें समय पर खुलें। ठीक है, दुकानें समय पर खुलें, सामग्री की आपूर्ति नियमित हो, शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया सरल हो, कि दुकानें समय पर खुलेंगी तो लोगों को समय पर चीज़ें मिलेंगी, और सामग्री भरपूर मात्रा में रहेगी तो उसकी कमी नहीं होगी, तो लोग वापस नहीं जाएंगे, और शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया भी सरल हो, जिससे कि लोगों को बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना ना करना पड़े कि लोग इधर उधर भटके। इस प्रकार बच्चों हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, और अगर आपके कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। और आइए हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं, बहुत ही छोटे छोटे हैं, ये सारा हम आज कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, गांव का प्रशासन हमने पीछे अभी चैप्टर कंप्लीट किया, बट आप लोग थोड़ा सा ये भी देख लीजिए, इसमें 3 मेन भूमिका है। हालांकि मैंने आपको पीछे भी बताया है, बट आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये मैंने पीपीटी बनाई थी। पुलिस, पटवारी और तहसीलदार, जैसा कि पटवारी का नाम लेखपाल भी है, वही सारी चीज़ें वही बातें हैं सेम, ये देखिए। ठीक है, और प्रशासन में समानता एक ऐतिहासिक कदम, वही हिंदू अधिनियम धारा जो 2005 में नया कानून बना था जिसकी हमने बात की। पहले क्या था, पिता की मृत्यु के बाद ज़मीन केवल बेटों में बांटी जाती थी, महिलाओं को केवल मददगार माना जाता था। ठीक है, लेकिन बदलाव क्या हुआ ये कानून लागू करने के बाद, कि बेटों और बेटियों को और उनकी माँ को ज़मीन में बराबर हिस्सा मिलने लगा। ठीक है, और इसका जो प्रभाव था वो क्या पड़ा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये लागू किया गया, जिसकी वजह से जो सुधा जैसी महिलाएं जो उस चैप्टर में हमने पढ़ा है उनको आर्थिक सुरक्षा और आत्मविश्वास मिला। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ा गांव का प्रशासन, अब हम पढ़ेंगे नगर प्रशासन। इसमें जो बच्चों मेन थी हाईलाइट करने वाली चीज़ इंपॉर्टेंट, वो मैंने पीपीटी में बना लिया है, वही मैं आपको बता दे रही हूँ। तो देखिए नगर प्रशासन में क्या होता है, बेसिकली गांव के प्रशासन में तो गांव की बात की, नगर प्रशासन में हम शहर से जुड़ी चीज़ों की बात करेंगे, तो बड़े शहरों की व्यवस्था। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ब्रैकेट में 2 चीज़ें दिख रही हैं, फर्स्ट में है नीति निर्माता और लागू करने वाले। तो देखिए जो इसमें नीति निर्माता होते हैं वो यहाँ पर बेसिकली देखिए नगर निगम, वार्ड पार्षद, पार्षदों की समितियाँ। ठीक है, ये कुछ चीज़ें यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो इनका निर्माण करते हैं। ठीक है ना, तो नगर निगम क्या होते हैं, देखिए छोटे शहरों में नगर पालिका होती है, वही नगर निगम वहाँ पर होते हैं। वार्ड पार्षद होते हैं जो शहर वार्डों में बटा होता है, लोग वहाँ पर पार्षद चुनते हैं। और जो पार्षदों की समितियाँ होती हैं वो पानी कचरा जमा करने और सड़कों की रोशनी जैसे जटिल निर्णय लेती हैं और बजट बनाती हैं, वही चीज़ें पानी बिजली आदि की समस्याओं को वो समितियाँ सॉल्व करती हैं। ठीक है, अब ये लागू करने वाले यहाँ पर देखिए
जो नगर निगम में आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी, ठीक है, सरकार द्वारा ये नियुक्त किए होते हैं और जिनके कार्य होते हैं वो पार्षदों द्वारा लिए गए निर्णयों को ज़मीन पर उतारना होता है। जो पार्षद यहाँ पर जो भी निर्णय लेते हैं, चाहे वो पानी से जुड़ा हो, कचरे से जुड़ा हो, बिजली से जुड़ा हो, जिस भी समस्या को वो लोग निर्णय लेते हैं उसको बजट बनाते हैं, तो यहाँ पर ये लागू करने के लिए ये सारी चीज़ें आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी सारे देखते हैं, ठीक है। तो ये इतनी सी बात है बच्चों यहाँ पर। और आगे देख लेते हैं नागरिक जागरूकता, जैसे उस चैप्टर में कचरे की समस्या का हल। तो यहाँ पर देखिए, पहले में समस्या क्या थी कि गली में कचरा फैला था जिससे बीमारियां बढ़ने का डर था। तो उन्होंने पहला कदम क्या किया कि वार्ड पार्षद के पास शिकायत की और कार्रवाई में पार्षद और सफाई इंजीनियर का नगर निगम आयुक्त के पास जाना होता है। जब वो जाते हैं तो चौथे स्टेज में आकर वो विरोध में बोलते हैं कि आयुक्त के बहाने बनाने पर गंगाबाई और महिलाओं द्वारा जोरदार प्रदर्शन होता है। गंगाबाई यहाँ पर महिलाओं की लीडर होती हैं जो बोलती हैं वहाँ पर कि वो बहाने बना रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर जब लास्ट चरण की हम बात करते हैं, पांचवा समाधान, तो नियमित सफाई शुरू। जब ये सारी चीज़ें इतनी होती हैं, वहाँ पर महिलाएं सभी धरना देती हैं और प्रदर्शन करती हैं जोरदार, तो फिर सफाई क्या होती है, नियमित रूप से शुरू हो जाती है। तो कुछ इस प्रकार नगर प्रशासन को यहाँ पर दिखाया गया है। तो देखिए यहाँ पर नगर प्रशासन में अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो नगर निगम तभी सक्रिय होता है जब नागरिक अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो, जैसे कि गंगाबाई। बेसिकली यहाँ पर गंगाबाई ने अगर आवाज़ नहीं उठाया होता और उसने ये प्रदर्शन नहीं किया होता तो शायद इस समस्या का समाधान नहीं हो पाता। तो हमें अपनी चीज़ों के लिए अवेयर होना चाहिए, ठीक है ना। जब हम आवाज़ उठाएंगे तभी उस चीज़ की समस्या का समाधान हो पाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करते हैं कि प्रशासन की तुलना गाँव और शहर से, गांव और शहर में प्रशासन की तुलना, तो देखिए विशेषता तो यहाँ पर है ग्रामीण प्रशासन और यहाँ पर है नगर प्रशासन। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो जैसे अगर संस्था का नाम है ग्राम पंचायत तो नगर प्रशासन में क्या बोलते हैं उसे, नगर निगम या नगर पालिका। अब जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं तो वो हमने ग्रामीण प्रशासन में क्या पढ़ा था, या तो पंच होते हैं या तो सरपंच होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर नगर प्रशासन में हमने क्या पढ़ा कि वो होते हैं वार्ड पार्षद, ठीक है ना। अब प्रशासनिक अधिकारी की देखिए बात करें तो जो ग्रामीण लेवल पे होते हैं वो सचिव होते हैं या तो पटवारी होते हैं, ठीक है। और नगर प्रशासन में आयुक्त होते हैं, ठीक है। अब जवाबदेही यहाँ पर किसको देनी पड़ती है ग्रामीण प्रशासन में, वो ग्राम सभा के प्रति होती है, ठीक है। और नगर प्रशासन में शहर के मतदाताओं के प्रति होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो मुख्य चुनौतियाँ होती हैं, जो समस्याएं हो जाती हैं, वो कौन कौन सी हो सकती हैं। देखिए ग्रामीण प्रशासन में या तो कोई भूमि का विवाद हो सकता है, ठीक है, भूमि या खेती के विवाद से जुड़ा हो सकता है, या फिर जल संरक्षण का हो सकता है, या कुछ अन्य भी हो सकता है, ठीक है। और नगर प्रशासन में कचरा प्रबंधन, भारी यातायात या बजट, ठीक है। क्योंकि नगर प्रशासन में देखिए नगर में क्या है कि पब्लिक ज़्यादा है तो वहाँ पर समस्याएं भी ज़्यादा हो जाएंगी, जैसे जगह जगह कचरा फैलना और हर तरह की प्रत्येक इतनी सुविधाएं होती हैं जो नहीं मिल पाती। तो इस प्रकार से कुछ हम इस चैप्टर को यहाँ पर कंपेयर करके भी देखते हैं, तो ये चीज़ें होती हैं। अब देखिए अगर हम बात करें ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका की, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है ना। ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका की बात करें, आर्थिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, तुलसी होती है जो भूमिहीन मजदूर होती है, वो खेतों पर काम करती है, दूसरे के खेतों पर निर्भर रहती है। जब आप एनसीईआरटी की बुक में पढ़ेंगे तो आपको तुलसी के बारे में जानने को मिलेगा। और एक होता है शेखर जो कि छोटा किसान होता है, और एक होता है रामलिंगम जो कि बड़ा किसान होता है और व्यवसायी होता है, ठीक है ना। अब जो तुलसी होती है वो यहाँ पर क्या करती है, दूसरे के खेतों पर निर्भर होती है, कम मजदूरी और साल भर काम भी नहीं मिलता, बीमारी या बुढ़ापे में कोई बचत नहीं, ये सारी चुनौतियाँ होती हैं उसके पास। और जो शेखर होता है, छोटा किसान होता है, अब उसकी स्थिति थोड़ी ज़मीन या बीज खाद के लिए उसे साहूकार से कर्ज लेना पड़ता है, और उसके सामने चुनौतियां कौन कौन सी हो जाती हैं, इस वजह से वो कर्ज के बोझ तले दब जाता है, ठीक है। और फसल कम दाम पर व्यापारी को बेचने के लिए उसकी मजबूरी हो जाती है। अब रामलिंगम जो है यहाँ पर बड़ा किसान है और व्यवसायी है। अब इसकी स्थिति बड़ी ज़मीन, चावल की मिल और दुकान भरपूर, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब इनको फ़ायदा देखिए किस प्रकार से हो रहा है, बैंक से लोन की सुविधा इन्हें है, मज़दूरों से काम भी ये करवा सकते हैं, बाज़ार में ऊंचे दाम पर ये फसल भी बेच सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार यहाँ पर जो ग्रामीण आजीविका थी ये कुछ 3 स्टेजेस में हमको उस चैप्टर के माध्यम से दिखाई गई है। अब देखिए लास्ट चैप्टर था हमारा उसमें शहरी आजीविका, सामाजिक और राजनीतिक बुक में लास्ट चैप्टर हमारा है शहरी आजीविका, असंगठित क्षेत्र का संघर्ष, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी 3 चीज़ों में इसे डिवाइड किया गया है, तो आप ध्यान दीजिए। लेबर चौक, सड़कों पर स्वरोजगार और कैजुअल वर्कर, ठीक है। अब लेबर चौक क्या होती है, देखिए
रोजगार की अनिश्चितता, यहाँ दिहाड़ी मजदूर राजमिस्त्री काम का इंतजार करते हैं, ठीक है ना। जो जैसे ये आप समझ गए होंगे, जो लोग दिहाड़ी में काम करते हैं कि पूरे दिन काम करेंगे और फिर शाम को उनको उनकी पगार मिलती है, ठीक है। अब इनकी चुनौतियाँ क्या होती हैं कि काम मिलने की कोई गारंटी नहीं होती, कोई इनका फिक्स नहीं होता कि नहीं इनको 4 to 9 की जॉब लगी है और ये जाएंगे और इनको हर मंथ सैलरी मिलेगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये कुछ लेबर चौक की ये चीज़ें चुनौतियाँ होती हैं और ये उनका इस प्रकार से दिहाड़ी वाला काम होता है, मजदूर लेवल का, ठीक है। अब सड़कों पर जो स्वरोजगार है, जैसे ठेला लगाने वाले हो गए, फेरी वाले हो गए और नाई हो गए, जो सड़कों के किनारे किनारे रोजगार करते हैं, ठीक है, वो उनका खुद का स्वरोजगार, यहाँ पर देखिए जैसा कि लिखा हुआ है स्वरोजगार। अब इनकी जो चुनौतियाँ होती हैं वो देखिए किस प्रकार से हो सकती हैं। पुलिस या नगर निगम द्वारा इन्हें कभी भी वहाँ से हटाए जाने का डर होता है, कई बार हटा भी दिए जाते हैं, फिर दोबारा आते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उन्हें अपना जीवन यापन तो किसी प्रकार करना ही होगा, तो क्या करते हैं, कई बार ही हटा दिए जाते हैं, फिर आ जाते हैं, लगाए रहते हैं। तो ये इस प्रकार वो अपने ठेले लगाकर अपना घर चलाते हैं। इनको स्थायी जगह नहीं होती, इनकी कोई फिक्स जगह नहीं होती, कई बार इनको जगह भी बदलना पड़ता है, ठीक है। इस प्रकार इनको स्थायी दुकान का अभाव होता है। अब यहाँ पर देखिए बात करते हैं कैजुअल वर्कर की। अब जो कैजुअल वर्कर होते हैं बच्चों, तो वो कपड़ों के कारखानों में काम करते हैं, जो मिल फैक्ट्री ये सारी चीज़ें बड़े बड़े कारखाने होते हैं, तो जो कैजुअल वर्कर होते हैं ये वहाँ पर काम करते हैं। अब देखिए इनके सामने क्या क्या चुनौतियाँ होती हैं। एक तो इनको लंबे काम के घंटे होते हैं, मतलब इनको बहुत बहुत घंटों तक लगातार काम करना पड़ता है, 8, 10, 12 ऐसे एक शिफ्ट में, जैसे पूरा या तो सुबह से लेकर शाम तक की, या तो पूरी रात की नाइट शिफ्ट, डे शिफ्ट, इस प्रकार से इनको बहुत सारे घंटे इकट्ठे करने होते हैं। और कोई नौकरी की सुरक्षा नहीं कि कभी भी मतलब इनको निकाल दिया जा सकता है, ठीक है ना। और केवल सीजन में काम होता है कि अब किस प्रकार की वो कारखाने हैं, किस प्रकार की मिल है, वो डिपेंड करता है कि सीजनल चल रहे हैं या ऑलराउंडर, मतलब सभी सीजन में है, तो वो डिपेंड करता है कारखाने पर। तो इस प्रकार इनके भी काम की कोई गारंटी नहीं होती है। अब शहरी आजीविका में अगर हम बात करें तो देखिए संगठित क्षेत्र और सेवाएं, ठीक है। अब इसके बारे में देखिए जो नया सेवा क्षेत्र होता है, तो इसमें यहाँ पर पहले तो महानगरों में रोजगार का नया केंद्र, ठीक है, जो बड़े बड़े महानगर हो गए, ठीक है, कलकत्ता, कानपुर, लखनऊ, मतलब बड़े बड़े जितने भी बड़े बड़े महानगर हैं वहाँ पर रोजगार के नए नए केंद्र हैं। और विदेशी और भारतीय कंपनियों की सुविधा भी है, और केंद्रीकृत दफ्तर कंप्यूटर और इंटरनेट के साथ हैं हर जगह, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, ये नया सेवा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये सारी चीज़ें नई टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पर बात करें कि स्थायी नौकरी के लाभ क्या हैं, जो स्थायी नौकरी है उसके लाभ क्या हैं, तो देखिए स्थायी नौकरी में क्या होता है कि बुढ़ापे की बचत, भविष्य निधि यानी पीएफ में पैसा भी जमा होता है, और यहाँ पर चिकित्सा सुविधाएं भी होती हैं जो कंपनी द्वारा या परिवार के इलाज का खर्च उठाते हैं, ठीक है ना। जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वहाँ पर वो आपके फैमिली का खर्च उठाते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई, इलाज करवाना हुआ, एडमिट करना पड़ गया, तो वो उस चीज़ का पे करते हैं, ठीक है। और जो अगर हम छुट्टियों की बात करें तो यहाँ पर रविवार या राष्ट्रीय त्योहारों की छुट्टियाँ होती हैं, संडे को तो हॉलीडे होता ही है मान लीजिए, बट कुछ फेस्टिवल्स वगैरह में भी यहाँ पर हॉलीडे होती हैं। तो अगर यहाँ पर देखिए कंक्लूजन की बात करें तो नियमित वेतन होता है और भविष्य इनका सुरक्षित होता है। तो इस प्रकार हमारी ये स्थायी नौकरी के बारे में हमने बात की। अब प्रशासन और आजीविका में अगर देखें हम बात करें तो ये एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े हैं, तो प्रशासन और आजीविका जो हैं वो देखिए इस प्रकार से जुड़े हैं। कानून और सुरक्षा, यहाँ पर पटवारी के सही रिकॉर्ड से शेखर को बैंक लोन मिलता है और पुलिस शांति बनाए रखती है, ठीक है ना। यहाँ पर पटवारी ने अपना रोल प्ले किया और शेखर को बैंक से लोन दिलाने में लेने में आसानी हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर आजीविका, अगर बुनियादी ढांचे की बात करें तो नगर निगम की सड़क और सफाई से बाजार चलते हैं, जिससे फेरी वालों को आजीविका मिलती है, ठीक है। जो नगर निगम में होते हैं वहाँ पर सड़क और सफाई से बाजार चलते हैं, क्योंकि ये फेरी वाले और ये सारी चीज़ें जो रोड के किनारे लगाते हैं, इसी से इनकी आजीविका मिलती है। तो ये यहाँ का एक तरह से देखा जाए तो आजीविका का बहुत बड़ा स्ट्रक्चर, बुनियादी स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। और ये स्थानीय प्रशासन में कानून और सुरक्षा बहुत ही मेन रोल प्ले करता है, जैसे पटवारी और पुलिस, ठीक है ना। तो इस प्रकार दोनों एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े हैं, हमने यहाँ पर ये बात समझी। अब योजनाओं का लाभ देखिए। ग्राम पंचायत के जल संरक्षण से खेतों में सिंचाई बढ़ती है। अब गवर्नमेंट की कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं जो जल संरक्षण के लिए ज़रूरी होती हैं, तो गांव के लोग जब उस पर अमल करते हैं और उस पर काम करते हैं तो फिर उनको उससे खेती में ही फ़ायदा होता है, और उससे क्या होता है, उनकी उपज और अच्छी होती है। तो ठीक है ना, ग्राम पंचायत के जल संरक्षण से खेतों में सिंचाई बढ़ती है और फिर फसल भी अच्छी आती है।
अब देखिए यहाँ पर, एक मजबूत और पारदर्शी प्रशासन ही सुरक्षित आजीविका और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करता है। मतलब यहाँ पर बेसिकली बात कही जा रही है कि एक स्ट्रॉन्ग और ट्रांसपेरेंसी प्रशासन ही आपको सुरक्षित आजीविका और सही न्याय समाज का निर्माण, ये सारी चीज़ें करता है। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं, ट्रांसपेरेंसी होना और एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होना, प्रशासन का होना, ठीक है, न्याय सही समय पर सही रूप में मिलना, सही समाज का निर्माण होना, सुरक्षित आजीविका भी होनी। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार बच्चों हमारा ये सामाजिक और नागरिक जीवन बुक पूरी तरह से कंप्लीट होती है। और नेक्स्ट चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे न्यू बुक नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आपको मैंने ये सारी चीज़ें करा दी हैं। अब आपको कुछ भी इससे जुड़े प्रश्न या मेरे लिए कोई सजेशन है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा। और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और मुझे सपोर्ट करिए। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।